नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, मयंक सर, बाबा, विकास सर, आपका स्वागत है। पुर्नेंदु जी और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार विकास जी आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मेरा क्वेश्चन ही वो था कि मेरा स्वागत पहले कर दिया, बाकियों का सब में बाद में किया, इस पे मेरी आपत्ति थी। नहीं, उनका डेब्यू अच्छे से डेब्यू करो। डेब्यू, हाँ। शुरुआत भी इन्हीं से करते हैं आज पहले कि भाजपा जहाँ अनएक्सपेक्टेड था हरियाणा में, वहाँ पे जीत गए। तो कोई मान नहीं रहा था कि हरियाणा वहाँ पे जीत भी सकती है, जैसा एग्जिट पोल ने कहा था। लेकिन ऐसा क्या बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया, या जो पत्रकार और एग्जिट पोल वाले भापने में नहीं भाप पाए और वो मिस कर गए, ऐसा बीजेपी ने क्या किया, या क्या रणनीतियाँ थी जो इसको प्रचंड बहुमत इसको मिला तीसरी बार? ये देखिए, अगर ये कहा जाए कौन जीता कौन हारा, तो मुझे लगता है कि जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी सीधे सीधे, क्योंकि आप वोट शेयर होकर देखेंगे तो इतना क्लोज मार्जिन था, आधा % का 0.6 मार्जिन था। और ऐसे चुनाव में, इतने क्लोज मार्जिन वाले चुनाव में कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जनता मन बना के बैठी हुई थी किसको कहाँ वोट करना है। हाँ, इसमें जो कमी रही वो कांग्रेस के पक्ष में रही, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट था। कांग्रेस को यहाँ पर लीनियंट होकर अपने उन वोटरों को जो पिछले 10 साल से उसके छिटके हुए थे, उनको अपने पाले में पूरी तरह से कर लेना था। लेकिन उसका एग्रेसिव कैंपेन ने उन मतदाताओं को जो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, और हरियाणा खास तौर पर जहाँ पर वोकल जातियाँ अहीर हैं, जाट हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा वोकल हैं। दबे कुचले वर्ग के लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते गांव देहात में कि उनके सामने जाके वो किसी दूसरी पार्टी को वोट डालाएं। इस एग्रेसिव कैंपेन की वजह से लोगों को लगा कि जाटशाही लौट आएगी। और जाटशाही वर्ड जब हम हरियाणा में गए थे तो हमने खूब सुना था। तो वो डर था उनको कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जाटशाही लौट आए और हमारे बुरे दिन फिर से शुरू हो जाए। इसलिए साइलेंट रहा बीजेपी को वोट करने वाला वोटर। उसने बड़ी सावधानी से वहाँ देखा कि बीजेपी ही मुकाबला कर रही है। हालांकि वो वोटर नाराज था, हर इलाके में नाराज था वो वोटर। जो गैर जाट वोट था, जो बीजेपी ने पिछले 10 साल से अपने को सहेज के रखा था, वो भी वापस बीजेपी को चला गया। और इसलिए इतना क्लोज मार्जिन का चुनाव था कि एग्जिट पोल अगर यहाँ पर नकारा साबित हुए, जो ग्राउंड्स पे रिपोर्टर गए थे वो अगर नहीं समझ पाए, तो इतने क्लोज मार्जिन वाले चुनाव को पकड़ना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। जैसा अभी कहा विकास जी ने कि ये जनता का चुनाव था, ऐसा तो कांग्रेस भी कह रही थी कि जनता का चुनाव है, जनता वोट करेगी। लेकिन जनता ने इधर कर दिया उल्टा वापस। नहीं, उन्होंने सही आकलन किया, क्योंकि वो गए थे एक अपने प्रोग्राम के सिलसिले में, और जो भी गया था वो आके यही कह रहा मैं था भी कि गया था तो मैंने भी यही कहा। आपने भी कहा, जो भी गया था। नहीं नहीं, नहीं, मैंने कहा पार्टी कि लड़ी। कांग्रेस का एज है 60 साल। दो तीन चीजें कल से कही जा रही हैं कि एक तो अब आप लोग, वो पुर्नेंदु जी तो करेंगे सबसे लास्ट में एनालिसिस, भरे बैठे हैं सबसे लास्ट में, उनके पास माइक जाती है। तो एक जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और इन सब की वजह से कांग्रेस की हार हुई, इसमें कोई बात में दम नहीं है, हैं? पुर्नेंदु जी ने मुझे बताया कि आम आदमी पार्टी की वजह से उतना कुछ नुकसान भी नहीं नहीं हुआ हुआ है। जितना कांग्रेस के अपने बागियों से नुकसान हुआ है। अब कुछ आप कांग्रेस के स्ट्रक्चर पर देख लीजिए। अब जो वोट, आधा % वोट की बात है, वो आधा % वोट क्या लाया नहीं जा सकता था? जरूर लाया जा सकता था। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में देखिए, पिछले 10, 12 या 15 साल से किसी ब्लॉक में कोई कमेटी नहीं बनी है कांग्रेस। एग्जैक्टली, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई है ही डिस्ट्रिक्ट नहीं। लेवल पे कोई कमेटी नहीं है, उसको लेकर के अब बातें ये हो रही है कि इतने सालों से यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई कमेटी नहीं है, तो केवल आप हवा बना करके चुनाव जीतना चाहेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अंतिम समय में वोटर को लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी नहीं बनी, तो बूथ लेवल कमेटी की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारा चुनाव जो इस ढंग से बिल्ड किया गया कि नहीं, इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा क्योंकि जनता बहुत नाराज है, लेकिन वो जनता को वोटर बूथ तक लाने के लिए कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं था। दूसरा, बागियों ने बंटाधार किया। तीसरी बात, कांग्रेस की अपनी इनफाइटिंग रही। कांग्रेस की एक नेता जो कि सांसद हैं, वो उनके बयान रहे, वो लगातार दिल्ली में बयान देती रहीं, एक दूसरे पर जो है वो कीचड़ उछालते रहे। और जाट, क्योंकि मैं कल था रोहतक में, वहाँ से हुडा साहब 70,000 वोट से जीते। इतनी बड़ी मार्जिन है। लेकिन वहाँ भी एक लड़का मुझे मिला, वो उसने बोला कि मैं तो हुडा साहब का वोटर हूँ, लेकिन और मैं बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन जो बीजेपी ने नौकरियां दी है ना, उसका इम्पैक्ट था। सही बात। उस लड़के ने मुझे, मैंने बोला कैमरे पे बात करोगे? बोला नहीं, कैमरे पे बात नहीं करूंगा, मैं आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि जो नौकरियां
दी गई हैं, जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, आखिरी समय बहुत मिली वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था बीजेपी के लिए। बाकी सब निगेटिव चीज़ें थी, लेकिन ये नौकरी वाले, अब वहाँ जाके मुझे लगा हरियाणा में, हालांकि हर जगह सरकारी नौकरियां बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही करते हैं। दूसरा, जो हुड्डा के घर पे, हुड्डा साहब भी 2:30 बजे तक वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम टर्न अराउंड कर लेंगे, कम मार्जिन वाली सीटें निकाल लेंगे। लेकिन ये जो बागियों ने, करीब कितनी सीटें हैं, 8 से 10 सीट, 8-9 सीटें हैं, जहाँ पे कि अच्छा, बागी ने हार जीत की ऐसी बात नहीं, बागी ने इन्हीं लोगों ने खड़े किए हैं, समझे। वो बागी ऐसे हुए हैं कि इन्हीं की वजह से बागी हुए ना भाई, गुटबाजी के चक्कर में बागी हुए। उसके बाद जो ऐसा क्या हो गया कि भाई 2-4 महीने पहले आपको दलितों ने वोट किया, आप लोकसभा में 5 लोकसभा सीटें पाई, और अब इस बार दलितों का वोट नहीं आपको मिला, क्यों नहीं मिला? एग्जैक्टली क्या मैसेजिंग हुई यहाँ के दलित ने? बेचारे आप अशोक तंवर साहब का सोचो, बेचारे वो क्या सोच रहे होंगे आज के दिन में। मुझे तो उनके लिए बहुत सिंपैथी हो रही है। पनौती है, जहाँ जाते हैं वहाँ डुबो देते हैं। अभी लोकसभा में डुबाया बीजेपी को, कांग्रेस को डुबो दिया। अभी सोचिए बेचारे, मेरे मित्र हैं, खुल के बोल रहा हूँ, जहाँ जा रहे हैं बंदा डाल करते रहे। अभी सोचिए, वो बीजेपी के मीटिंग से आके कांग्रेस के उसमें शामिल हो गए। अब एक दिन के बाद उनके बीजेपी इसीलिए मिठाई बांट रही, लड्डू खा रही है, जलेबी खा रही है कि गए। ये अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब बहुत एक सीरियस कंसर्न है कांग्रेस के लिए, कि उसको बड़े ऊपर के लेवल पे कैसे एड्रेस किया जाए। क्या कोई कार्रवाई होगी, नहीं होगी, क्या किया जाए, क्योंकि अब एक ही चुनाव नहीं है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के लाइफ में चुनाव लगे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले महीने चुनाव है, एक हार गए कुछ नहीं होगा, एक जीत गए, वो लेकिन उससे सीख लेके आप क्या करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा चैलेंज आपको महाराष्ट्र में है। वहाँ तो आपके अपने पार्टी में जो सिर फुटअव्वल है ये है, वहाँ पे आपके जो 2 और सहयोगी है उनके बीच में सिर फुटअव्वल है। लेकिन वहाँ पे एक ही सेविंग ग्रेस है कि एक बूढ़ा आदमी है, शरद पवार नाम का, जो कि मैनेज कर रहा है अभी तक। यदि उसकी बात राहुल गांधी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, कितना उनकी बात मानेंगे, इस पे डिपेंड करेगा जो अगला जो चुनाव है वहाँ का और झारखंड का। हालांकि अब छोटे दल जो हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो अब अपना जो है अपना असली रूप दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि जेएमएम भी कहना शुरू कर चुकी है, आम आदमी पार्टी कह ही रही है, एक ये शिवसेना भी कह रही है, शिवसेना कहेगी, आम आदमी पार्टी भी शुरू कर चुकी है। तो ये सब चीज आपको आने वाले दिनों में दिखाई दी। मयंक सर, ये हम आप देख रहे थे, विचित सर, आप मयंक सर अभी चाय बनाने के मूड में जो बोलना चाहते हैं वो लिख चुके हैं। लेकिन सर, एक कांग्रेस पार्टी में देखा कि कल पता नहीं वो ईवीएम को लेकर उनका सब कहाँ से मतलब सब कुछ रुक गए थे, वो ईवीएम पे। ईवीएम में कहाँ से गलती आ गई? जब हार रहे हो तो हार रहे हो, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने से क्या मतलब है? अगर विधानसभा के चुनाव में वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे तो कायदे से उनको लोकसभा में भी उठाना चाहिए था, पूरे देश में नहीं तो कम से कम हरियाणा में ही। हाँ, हरियाणा वहाँ जीत रहे थे, वहाँ ठीक था। सर, मैं हरियाणा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोग जो एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल से अभिभूत थे। अभिभूत का मतलब कि लगा कि बदलाव हो रहा है, तो उस एग्जिट पोल के आधार पे सबने ये बात कही। लेकिन हम सब ने पीछे पलट करके लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था उसको नहीं देखा। उस समय कांग्रेस को 43% वोट मिले थे हरियाणा में, और बीजेपी को 46%। बीजेपी को 3% ज़्यादा वोट मिले थे। सीटें बराबर दोनों की मिली, लेकिन वोट 9 लड़ी थी, एक सीट एक कम लड़ी थी। लेकिन आप और कांग्रेस का मिला के कम नहीं था मेरे विचार से, ज्यादा ही होगा बीजेपी से। आप और कांग्रेस से मिला, आप नहीं, आपको कितना परसेंट था? 3.4। अच्छा, लेकिन बढ़त जो सीटों पर थी वो 42 पर कांग्रेस थी और 44 पर बीजेपी थी। तो एलएस को वीएस में डाल देता। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी देखिए, इस बात को भी ध्यान रखिए कि आप साथ में अभी नहीं थी। कांग्रेस अति आत्मविश्वास का जो केजरीवाल बोल रहे हैं वो तो था। केजरीवाल के साथ कांग्रेस नहीं गई, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। विकास जी ने ये बात कहा, विकास जी नहीं कही या बाबा ने कहा, किसी ने नहीं पड़ा, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असल चीज वहाँ पर यह है कि कांग्रेस अपना बीजेपी अपना गियर बदलने में बहुत माहिर है, कोर्स करेक्शन में। आप ये देखिए कि हर चुनाव में 2014 में वहाँ पर प्रधानमंत्री ने 11 रैली की थी, 2019 में भी कमोबेश उतनी ही रैली की, इस बार सिर्फ 4 रैली की। ये चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं लड़ा गया, ये चुनाव
स्थानीय स्तर पर बीजेपी के सवाल पर लड़ा गया। उन्होंने छोटे छोटे सवालों को उठाया। नौकरी की बात बाबा ने की। कल हम लोग बैठे थे तो वहाँ के एक लड़के ने बात कही कि हम लोगों को लगता था कि कहीं बीजेपी हार जाएगी तो जो विकास का काम हो रहा है वो रुक जाएगा। यहीं पर हाउस कीपिंग का लड़का अपने उसने, वो हरियाणा का था, उसने बात की। आप थे उस समय? मैं भी था। तो मेरे कहने का है कि चीज़ें बीजेपी ने अपने हिसाब से शांत किया। प्रधानमंत्री जो कि धारदार वक्ता हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन उनको 4 महीने तक उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला है। राहुल गांधी जो कम बोलते थे वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे थे। और दूसरी बात है कि हरियाणा में बीजेपी ने उस चुनाव को स्थानीय स्तर का बना दिया। हुड्डा जी और राहुल गांधी ने उसको राष्ट्रीय स्तर का बना दिया, और इसमें यही विरोधाभास हमको लग रहा है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ और भी है कि चूँकि कांग्रेस हार गई है, 0.8% वोट का मामला था, नहीं 8 है, 8 हाँ 8.1 है और 9.8 है, 9.1 और 9.94 है ऐसे। लेकिन ये वोट पाया भी जा सकता था। अब लेकिन जो नहीं पाए तब तो विश्लेषण होगा ही, क्योंकि आपका माइक्रो मैनेजमेंट क्या है। कई छोटी छोटी जो जातियां हैं ओबीसी की, वो क्या सोचती थी, आपने ज़मीन पर क्या सोचा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम एक तरह से देखा जाए तो रक्षा कवच है कि अगर जीत गए तब तो ठीक है और हार गए तो ईवीएम। अगर बीजेपी को ईवीएम में खेल करना ही होता, कभी कभी शक होता है लोगों को, तो वो लोकसभा में 240 की जगह 275 सीटें तो कम से कम चाहती है, ताकि कम से कम ये नायडू और नीतीश कुमार पर तो मोदी जी न अवलंबित हों। लेकिन ऐसा यदि वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पर हुआ है, ये थोड़ा तार्किक नहीं लगता है। हो या नहीं हो ये वो लोग जाने और वो साबित कर दें, दूसरी बात है। अब असल सवाल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को लेकर के और छत्तीसगढ़ को, ये झारखंड को लेकर के। तो हमें लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस के हार का कांग्रेस को वहाँ फायदा मिलेगा, कांग्रेस को नहीं, गठबंधन को। इसलिए फायदा मिलेगा कि अब गठबंधन में दूसरे दलों की चलेगी, और जहां दूसरे दलों की चलती है वहां पर रिजल्ट विपक्ष के अनुकूल आता है। जहां कांग्रेस की चलती है कांग्रेस डुबा देती है। यह जम्मू कश्मीर में हुआ इसलिए। रुक जाइए अभी कल लोगों ने सरप्राइज दिया ना, अभी हम लोग को भी थोड़ा सरप्राइज देना चाहिए। पुनेंदु जी अभी मोबाइल देख रहे हैं अपना, वो निश्चिंत है कि मेरा तो टाइम मिल जाएगा, इसीलिए अभी उनको कर दिया। आज पूरे मूड में है। एक सेकंड, एक सवाल जो ज़्यादा बोलेंगे। कॉफी मांगा। सर ब्लैक कॉफी पी रहे हो अभी। देखिए मैं भी सुमित सर उस दिन कह रहे थे कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। लोकसभा में बहुत सारे एग्जिट पोल गलत हुए, तो कितना भी दबाव डाला गया बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो सुमित सर का डर तो फायदेमंद रहा, तो ये फेस सेविंग इन्होंने कर ली। लेकिन भाई मैं तो एग्जिट पोल के प्रभाव में आ गया था, और लोगों से जो बातचीत हम हरियाणा में कर रहे थे, अपने रिपोर्टर से भी, रिपोर्टर लौट के आते थे आप जैसे रिपोर्टर, तो बगल में अश्विन भी हैं, रोज जाते थे गुड़गांव, और बाबा से भी बाबा के भी सूत्र जो बता रहे थे, और ऑफिस में भी कई लोग जो हरियाणा, तो मैं गया था कल रोहतक चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू कर। अब हुड्डा साहब का जो तो हुआ, मेरे साथ कितना कपला हुआ आप सोचिए। सुबह 5:30 बजे उठ के गया मैं, रात के 11:30 बजे लौटा। तो माफीनामा मांगिए पहले। तो देखिए ये बात सही है, मैं सुमित सर की बात से सहमत हूँ कि यार चुनाव की भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं होता। अब कुल जमा बात यह है कि हम जो मयंक सर से बात हो रही थी कि भाई कांग्रेस ने लगभग बराबरी का मुकाबला किया, माइनर उससे कांग्रेस हार गई, वरना खेल पलट सकता था। तो मयंक सर ने बात कही कि देखो भाई, जिसका सीएम, जिसकी सरकार, वो वही है, 5 साल वही रहना। अब आप चाहे जितना पोस्ट एनालिसिस करने लगी हो, जनता को उससे लेना देना नहीं है। तो उस मामले में तो हमारा आकलन गलत साबित रहा, और आकलन गलत इसलिए रहा, इसमें विचित्र सर की बात है भाई, हम लोग खुद तो फील्ड में घूम नहीं रहे थे, और मैं कह रहा हूँ घूम भी रहे होते तो भी शायद हमारा यही आकलन होता। मैं इसी पे आ रहा था। अब वो क्यों होता आकलन कि वहाँ कांग्रेस जीतने की बात, क्योंकि कांग्रेस 27 से 40% पहुँच गई, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस का वोटर ज़्यादा वोकल था, क्योंकि उसको उम्मीद ज़्यादा थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीट आई, 9 सीट पर लड़ी 5 सीट। तो कांग्रेसी नेताओं को, कांग्रेसी वोटर्स को, या विपक्ष के लोगों को ये लगने लगा कि जब मोदी फेस थे, लोकसभा का चुनाव था, मोदी को पीएम बनना था, जहां कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद नहीं थी देश भर में, सबको पता था कि कांग्रेस बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कांग्रेस की अपनी लिमिटेशंस हैं,
पिछले कुछ सालों से तो कम से कम, खासकर जब से मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है उस लेवल पे, तब से कांग्रेस बहुत राज्यों में सिकुड़ गई है। तो लगा कि नहीं, विधानसभा तो कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। कांग्रेस का नारा भी यही था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, बीजेपी को साफ कर देगी। लेकिन बीजेपी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, और ये बात तो मैंने अपने पुराने उसमें भी कही थी उस दिन जब एग्जिट पोल की बात कर रहे थे कि बीजेपी बहुत शानदार चुनाव लड़ती है, और विधानसभा के चुनाव भी उसने ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। उसने लोकसभा के बाद कोर्स करेक्शन किया, मैं बहुत लंबा उस पर नहीं बोलूँगा। जैसे अग्निवीरों का एक बड़ा मुद्दा था, उसने अमित शाह ने बार बार बोला, अपने घोषणा पत्र में भी इन्होंने शामिल किया कि पेंशन वाली नौकरी देंगे, सिर्फ नौकरी नहीं देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। किसान का मुद्दा था तो इन्होंने कहा 14 नहीं 24 फसलों पे MSP देंगे। फिर बाकी जो 2100 रुपये महिलाओं को, ये सारी चीज़ें मिला जुला के। और वेलफेयर स्कीम के लिए तो बीजेपी सरकार का थोड़ा है भी ट्रैक रिकॉर्ड की, अनाज फ्री और ये सारी चीज़ें जो देते हैं किसान विसान, वो सब, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, लाभार्थी वोट बैंक जिसको हम कहते हैं, वो उनका है ही है। अब एक बात जो कही जा रही है कि जाट और दलित, और मैं दलित का वोट कट गया, ये कट गया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, कांग्रेस का जो मेजर वोट बेस है हरियाणा में, वो क्या, अगर लोकसभा को हम माने, पिछला CSDS का आंकड़ा, तो कांग्रेस को जाटों का वोट ज़्यादा मिला, दलितों का मिला। इसके अलावा जो इवन सिखों का भी, और जो कुछ और मुसलमान, ये समझिए 4 ये उनके मेजर वोट बैंक है। आप पाएंगे विधानसभा में भी उनका वोट उनको मिला ही है। अगर नहीं मिला होता तो क्या कांग्रेस को 40% वोट आते? नहीं आते, क्योंकि देखिए, आप देखिए लोकसभा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बीजेपी तो 6% घटी है, 46 से 40 हुई है, और कांग्रेस 43 से 40 हुई है। 19 से आप देखेंगे, 19 से 24 में बीजेपी का वोट से लगभग 12% गिरा है। 19 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी के विधानसभा चुनाव में टोटल। हाँ, अब हम मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हुआ ना यहाँ पर। यहाँ पे आप छोटे दल हैं, ये इन्होंने भी तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलित बहुल सीटें सिर्फ 5 मिली थी, इस बार 9 मिली हैं, 17 में से 9, और कांग्रेस को सिर्फ 8 मिली हैं। तो बीजेपी ने अपना जो बेस है वो दलितों के बीच बहुत तेजी से बढ़ाया। देखिए, अच्छा, मेरी जाट बहुल इलाके में तो जो कंसोलिडेशन हुआ। आप अगर देखेंगे, जो आप SC सीटों की बात करें, जो 17 सीटें हैं, बीजेपी 5 से 8 हुई है, तो कांग्रेस भी 8 से 9 हुई है। इसका मतलब है कांग्रेस का वोट नहीं घटा, एक्चुअली वो JJP ने जो 4 सीटें जीती थी वो ट्रांसफर हुई हैं, और कांग्रेस को ज्यादातर जो सीटें इंक्रीज हुई हैं वो JJP की जो 10 सीट थी उसमें मुझे लगता है कि 6-7 सीट तो कांग्रेस ने अकेले जीत ली है, जजपा वाली जो उसने जो सीटें जीती थी वो। दूसरी बात है कि जो चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो गया, 4 सीटें गिनाया जा रहा है कि कांग्रेस के हार के अंतर से उनका ज्यादा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आपका क्या कहना, आपने नहीं, अपनों ने हराया। मेरा कहना आप नहीं, अपनों ने हराया। जैसे लोकसभा चुनाव में बात हुई कि बसपा की वजह से ये प्रत्याशी इनके हार गए, इंडिया मतलब सपा कांग्रेस गठबंधन के, नहीं तो इतनी सीटें आ जाती। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी 20% से घट के 13% आ गई, इतनी बड़ी पार्टी वो घट रही है, उसके बाद आप उसको वोट कटवा कह रहे हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी आज भी जो है वो यूपी में कम से कम दलितों के लिए तो सबसे बड़ी पार्टी है, 21% दलित हैं यूपी में। तो ये कहना, अगर 1.6% आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं तो इतना तो आप निर्दलीय भी खड़ा कर दोगे ना, निर्दलीय कोई पार्टी बना लो, उतना खड़ोगे 1%, 5.5, 0.8% पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब मैं आता हूँ, बाबा ने जिस बात का जिक्र किया था, सीट टू सीट आता हूँ मैं, कि कैसे आप नहीं, अपनों ने खेल बताया। नहीं 90 नहीं, वो 8 सीट पे आता हूँ। अब देखिए, सुमित के चेहरे पे खौफ दिखाई दिया मुझे कि अभी खोल लिया है। नहीं 8 सीट है। आपको सुना दिन भर, आज मेरी बारी है। तो एक सीट है तिगांव, अभी बाबा के साथ चर्चा भी हो रही थी। तिगांव में बीजेपी 37,000 वोट से जीती है। अब कांग्रेस ने क्या किया, अपने पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट काट दिया। ललित नागर को वहाँ मिले हैं 56,000 वोट, और हाँ, वो नंबर 2 आए, कांग्रेस आई है तीसरे नंबर पे। अब और आते हैं दूसरी सीट पे, VIP सीट है उचाना कला, ब्रजेंद्र सिंह मात्र 32 वोट से हारे, मात्र 32 वोट से। लेकिन कांग्रेस के बागी वीरेंद्र घुघड़िया को यहाँ कितना मिला, 31,456 वोट, सोचिए। उसके बाद अंबाला कैंट सीट पे अनिल विज जीते हैं कितने, 7,277 वोट से। और कांग्रेस की बागी जो चित्रा सरवरा निर्दलीय लड़ी हैं वो दूसरे नंबर पर रही, उनको मिला 52,581 वोट। कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे। के बाद अब रुक अब हाँ, बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ बता देता हूँ। हाँ, शारदा, देखिए बीजेपी जीती है वहाँ 17,000 वोट से, और कांग्रेस की बागी शारदा जीती हैं, वो निर्दलीय रही दूसरे नंबर पे, उनको 44,000 वहाँ पे, 44,000 है शायद।
तो वो ठीक है। ऐसे ही 3-4 सीटें, जब राजेश जून को आप देखिए जो निर्दलीय विधायक बने हैं, वो कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो चुनाव जीत गए, छोड़ भी दिया था उन्होंने पार्टी। तो ऐसे और भी 3-4 सीटें हैं। कुल मिला के कहानी यह है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में आ गई कि यार ये तो हम केक वॉक है, हम जीत रहे हैं। टिकट बंटवारे में तो हर पार्टी के होते हैं, बीजेपी के भी बागी थे, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की मनाने की। नायब सिंह जी खुद जा के बात रहे थे बाबा, लेकिन बीजेपी अभी भी अनिल विज कह रहे हैं कि मुझे तो कोई फोन आया नहीं चीफ मिनिस्टर का, जीतने के बाद भी नहीं है। बीजेपी ने एक काम और किया हाँ। कि बीजेपी जहां नाराजगी थी वहां करेक्शन किया। उसने 14 विधायकों के टिकट टिकट काटे, काटे हाँ। और 12 जीत गए। उसने 25 लोगों को जो पिछली मर्तबा टिकट दिया था उन लोगों को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को जस का तस उतार दिया और आधे 15 हार गए। तो कांग्रेस को ये कांग्रेस का काम था कि वो आत्मावलोकन करता कि भाई करती कि कहां पर उसके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है, एंटी इनकम्बेंसी है। विधायकों के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी और बाबा यदि वही विधायक को फिर नहीं देते तो वही बागी हो जाता, तो यही चीज होती। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करना, तभी तो, नहीं तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और बाबा आप एक चीज कर दो, आप हरियाणा का मैप भी देखेंगे ना, तो जनता ने एक अलग तरह से वोट किया। आपको जहां नीला नीला दिखेगा ना, मतलब इलेक्शन कमीशन का भी आप मैप उठा लीजिए, हरियाणा में जहां नीला 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 दिखे मतलब कांग्रेस जीती हुई है, वो सब एक साथ सारी सीटें हैं। और जहां आपको सैफरॉन भगवा दिख रहा है, वो सारी एक साथ आपकी कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, इधर आप फरीदाबाद, गुड़गांव, मतलब जहां जीत रहे बम्पर जीत, और वहां रोहतक, कैथल, ये सारा एरिया कांग्रेस इकट्ठा जीती हुई है। मतलब लग रहा है एक साइड के वोटर ने एक कि हम ये सरकार बनाएंगे, दूसरे साइड के वोटर ने कहा हम ये सरकार बनाएंगे। मतलब मिक्स नहीं है। लोग वो पूरा जाटलैंड है, उसके आसपास कांग्रेस जीती है। जो नॉन जाट इलाका है वो और ये बताइए कितने मिनिस्टर्स हार गए हैं। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी मिनिस्टर्स के खिलाफ है, ये बात सही है। मैं सर एक चीज बताइए, एक सुनिए नहीं, अब एक आखिरी, उसके बाद फिर मैं एक पूछने वाला हूँ। देखिए हार जीत का अंतर तो 0.6 0.8 पॉइंट्स रहा, ठीक है, लेकिन वोटों सीटों में 11 का डिफरेंस रहा। आखिर समझना कोई चाहे तो कैसे समझे कि इतने मामूली का वोटों का अंतर, लेकिन सीटों में 11, यानी कि कन्वर्जन रेट नहीं हो पाया। नहीं, ये ट्रेडिशनली आप 2014 से पहले से भी देखेंगे तो बीजेपी का वोट्स टू सीट्स कन्वर्शन रेशियो किसी भी पार्टी से बहुत अच्छा रहा है। ये हिस्टोरिकली है, क्योंकि बीजेपी का कंसंट्रेटेड वोट्स होता है, और हरियाणा में भी वही हुआ। तो इसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। कर्नाटक में आप 2018 में बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिला था, लेकिन सीट्स बहुत ज़्यादा था, सीट्स में बहुत अंतर था। तो ये ट्रेडिशनली बीजेपी को फ़ायदा है कि उसका एकदम से स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं सब जगह जहाँ उसको खूब वोट मिलते हैं। तो वोट शेयर इसीलिए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कम होता है, लेकिन सीट्स ज़्यादा होता है। ये हमेशा से रहा है। लेकिन हम लोग मैन ऑफ द मैच से पहले सुन लें। नहीं, आप बोलिए ना। हम बस एक ही चीज़ बोलना चाह रहे थे, यहाँ सब टेलीविज़न वाले वेटरन हैं, हम एकदम नए खिलाड़ी हैं अभी। तो कभी कभी जब बोला जाता है तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। अब तो बिना तैयारी के आने लग गए। हाँ, तो नहीं, तैयारी करने के सिलसिले में हम देख रहे थे कि एग्जिट पोल के को जस्टिफाई करना था, और हम सब मान के चले हुए थे। तो बीजेपी का नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे थे, बहुत सारा लिख लिए। तो उसके बाद हुआ क्या है कि बीजेपी का कुछ तो पॉजिटिव है, तो उसमें हमको याद आया और हमने लिखा भी, और मेरे पास उसका सबूत भी है। हमने खुद अपना नोट अपने आप को फॉरवर्ड किया था कि सबसे फ्लेक्सिबल पार्टी अभी भी इंडिया की सिर्फ बीजेपी है। अब ग्राउंड के फीडबैक पे एक्शन लेना, ये इसमें बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नहीं है। और इसीलिए इस बार के कैंपेन से हम सब अचरज थे, हतप्रभ थे कि हो क्या रहा है। लेकिन इतना कोर्स करेक्शन अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो बीजेपी ही कर सकती है, और वही स्ट्रेंथ अगले दिन लगा क्या कि वही बीजेपी का यूएसपी साबित हुआ, कोर्स करेक्शन। मेरे हिसाब से यही था, फ्लेक्सिबिलिटी और कोर्स करेक्शन। हर चीज़ में आप देखिए कैंपेन का तरीका हमेशा ये बड़े बड़े मुद्दे की भारत का पासपोर्ट का स्ट्रेंथ बढ़ गया है, भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, इस तरह के नारे लगते थे ना चुनाव में। कहीं भी हो, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इतना कर दिया। हाँ, हरियाणा में इस तरह की बात सुनने को नहीं आई। हम लोग हरियाणा के इश्यू, लोकल इश्यू पे ही फोकस किया गया, बीजेपी ने किया, और ये बड़ा कोर्स करेक्शन था बीजेपी के लिए। और 2000 ये जून के वर्डिक्ट के बाद से बड़ा चेंज बीजेपी में यही दिखा, और ये चलता दिख रहा है, ये चल गया। ये लगता है, अब तो लगता है कि वही चल गया।
सुमित सर, आपने कल भी बात की है, कल टीवी में आप रहे नहीं, कल आप टीवी पे दिन भर और उसके बाद एनालिसिस भी किया आपने, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था कि कुछ दो आपके हिसाब से दो मेजर पॉइंट जो लगता है कि कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण बने होंगे। उसके पहले जो आप सबने टिप्पणियां की ना, उस पर एक दो ऑब्जर्वेशन है मेरे। मयंक जी की बात से मैं 100 में से 200 नंबर सहमत हूँ कि आज की तारीख में कोई पार्टी इस देश में फ्लेक्सिबल पार्टी है जो अपनी गलतियों से सीखती है तो वो भाजपा है। कुछ चीज़ें जो आपने कही उसमें मैं अपने अनुभव से कुछ एग्जांपल जोड़ना चाहूँगा। लोकसभा में बीजेपी क्यों 240 पर आई 303 से? मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती जो हुई थी वो 400 पार का नारा देने में हुई थी कि हम तो जीत ही रहे हैं, इस बार छप्पर फाड़ के जीत रहे हैं। एरोगेंस था उसमें, अहंकार था। इस बार बीजेपी में अहंकार नहीं था। आप बीजेपी के किसी भी नेता के बयान को देख लीजिए, उन्होंने सीटें नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। किसी ने नहीं, जैसे पिछली बार कहा था 70 पार का नारा हरियाणा के लिए दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया, इस बार किसी ने नहीं दिया। पहला कोर्स करेक्शन कि अपने अपने व्यवहार में अहंकार नहीं दिखना चाहिए। दूसरा कोर्स करेक्शन, जो बात पूर्णेंदु ने बोली और हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, हरियाणा के लिए फोर्सेस बहुत, डिफेंस फोर्सेस बहुत बड़ा मामला है। उसमें अग्निवीर को लेकर जो सरकार ने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे अग्निवीरों को, पेंशन वाली सरकारी नौकरी देंगे, उसने ये इम्प्रेशन दिया कि जो यूथ है वो कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए। फिर इंटर्नशिप योजना की घोषणा जो बजट में की गई थी, उसके विज्ञापन के पोस्टर छपे 1 और 2 और 3 अक्टूबर को अखबारों में कि हम सरकार ने ऐसी कंपनियां ढूंढ ली हैं। अश्विनी वैष्णव साहब के जो पिछली कैबिनेट थी उसमें कहा गया कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों में 5000 लोगों की भर्तियां कराई जाएंगी, उसके विज्ञापन छपे। तो यूथ के बीच में जो ये बात थी ना कि यूथ नाराज़ है, यूथ जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, वहाँ पर वो एक नीतिगत जिसको कोर्स करेक्शन कहते हैं वो है। किसानों के एमएसपी वाली बात बोली दी, 14 के बदले 24 पे देंगे, किसानों को साथ देने की कोशिश की। इस सब के बावजूद भी मुझे, इसीलिए मैं उस दिन अपने आप को नंबर देने से बच रहा था, क्योंकि मुझे आखिर तक लगता था कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव क्लोज कॉन्टेस्ट का चुनाव है। और ये हम सब जानते हैं, हम सब सहमत होंगे कि जब बायपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा हो और जब लगे कि नेक टू नेक की लड़ाई हो और 0.8% का मार्जिन हो, तो कोई भी जीत सकता है वो मैच कहीं भी जीत सकता है। 32 सीटों से वो ब्रजेंद्र सिंह भी जीत सकते थे और वो बीजेपी के बाहर भी सकते थे। 32 के तो अंतर था, 32, 300, 400, 500 ऐसी कम से कम 8-10 सीटें हैं। हाँ, तो इसीलिए साहब भी तो होते हैं यार डिस्ट्रिक्ट में। ये आप शिकायत करिए। मैंने कुछ बोला ना, हम तो डीएम साहब है तो होते हैं, यही बोला। तो कही कांग्रेस डीएम साहब नहीं, मैं इससे इतना ये भी कहना चाह रहा था कि इसीलिए मैं पोस्टर्स को जो एग्जिट पोल में गलत साबित निकले हैं, मैं यहाँ पे उनकी, हालांकि मैं उस विज्ञान पे अब मेरा भरोसा दिन पर दिन उठता जा रहा है, पर चाहिए कि एग्जिट पोल नहीं, पर इस मामले में मैं पोस्टर को, अगर उनके पोल गलत निकले, क्योंकि ये 0.8% का अंतर रहेगा पोलिंग में, तो गलत निकलेंगे। जो बात विकास कह रहे थे उसमें मुझे उनसे आपत्ति नहीं है। कांग्रेस चुनाव हारी नहीं है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 12-13% बढ़ा, 12.5% कांग्रेस की सीटें 6% बढ़ी। 6 सीटें। और ये बात जो पूर्णेंदु बोल रहे थे कि कांग्रेस, क्योंकि जाट वोट बैंक उनके साथ था, जाट एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, जाट मार्शल कम्युनिटी है जो चीख चीख कर कहती है, जैसे यूपी में यादव है, जैसे बिहार में पासवान हो गए दलितों में, जो पिछड़ों में, कि हम हैं, हम इसके साथ हैं। तो ये वो कम्युनिटी अगर बोल रही थी तो उसका इंप्रेशन ही आ रहा था कि सब उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो उस कम्युनिटी से डरता हुआ आदमी था वो बोल ही नहीं रहा था, वो ये कह ही नहीं रहा था कि हम इनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि पता अगर वो बोलता तो वो पिटता। जब वो पिटता, उस पर जाती होती, जो कि हुड्डा साहब के राज में सबसे अधिक इल्ज़ाम यही लगे थे, सरकार क्यों गई थी कि भाई दलितों के साथ जाती हो रही थी, इसीलिए वो 14 का चुनाव विधानसभा का हार गए थे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनावों से कांग्रेस की सबसे बड़ी सीख जो होनी चाहिए वो ये कि किसी एक पर भरोसा ना करें। ये जो कहा ना कि हुड्डा साहब के भरोसे पूरा चुनाव छोड़ दिया, 90 में से 70-75 सीटें उनके नाम पर दे दी, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी जो, या तो पूरी लीडरशिप को साथ लेके चलो, साथ में, जैसे अब महाराष्ट्र की बारी आ रही है, वहाँ नाना पटोले भी हैं, वहाँ पृथ्वीराज चव्हाण भी हैं, वहाँ सुशील कुमार शिंदे भी हैं, और सबके अपने अपने पॉकेट बने हुए हैं। उस उतने बड़े राज्य में जिसमें 250-300 सीटें हैं, कितनी 400 सीटें होंगी विधानसभा, 288 सीटें हैं, वहाँ पर आप कैसे किसी एक आदमी को कहोगे कि 288 में से 200 टिकट तुम बांट दो? दूसरे भी हैं, मैं वो भी हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा।
तो कांग्रेस के लिए 188 की बात हो रही है। कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि सीख के तौर पर कि भाई किसी एक इसमें चुनाव पूरा हुड्डा साहब के ऊपर छोड़ दिया गया था। और मुझे तो जहाँ तक मेरे को जानकारी, कल किसी ने कहा कि हुड्डा साहब पैसे लगा रहे थे तो क्यों नहीं अपने आदमी खड़ी करते। तो अगर हुड्डा साहब ही चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कैंपेन ही नहीं करना चाहिए था कि आपका चुनाव है, आप जीतिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। बदनामी तो राहुल और प्रियंका की हो रही है ना। सही बात। अगर ये बात कि आप नहीं चुनाव जिता पाए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद पहला चुनाव हुआ और हार गए। पहला मतलब इससे अच्छे तो राहुल गांधी पहले थे कि प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, कम से कम कुछ भी बोलते रहते, तो उनकी बात का चले ना चले। तो पहली सीख तो ये कि ये जो एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता है। सही बात। ये जो यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक देख देख के जो ओपिनियन बनाते हैं लोग, खासकर और उसके बाद यहाँ टीवी इलेक्शन कैफे में बैठ के ज्ञान देते हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, उनको सख्त सा हिदायत है मेरी ये कि वो उनसे उनके ओपिनियन चर्चाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को उस ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए। उनको अपने बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया, इसीलिए बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, इसीलिए बीजेपी ने खट्टर साहब को चेंज किया, इसीलिए किसानों को एमएसपी बढ़ाई, इसीलिए अग्निवीर को फोटो साहब की ये जो कोर्स करेक्शन था ना, ये कांग्रेस को करना सीखना होगा। कांग्रेस अगर एक ढर्रे पे चलती रही तो कांग्रेस जो आज जहाँ पर है, मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है ये भाजपा से सीखो, और जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है वो कांग्रेस से सीखो। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐड ऑन करना चाहूँगा जो सुमित ने कहा कि कोर्स करेक्शन करना सीखना चाहिए, बाबा भी इस बात से सहमत होंगे। आप लोगों ने कांग्रेस बहुत करीब से कवर की है। अहमद पटेल मिसिंग है। अहमद ये पटेल मुझे कल याद आ रहे थे। अहमद पटेल जो पावर अहमद बैलेंस पटेल रहते करते हैं ना, थे, तो किसी हुड्डा स्टेट और में संजय के बीच ये कंफ्यूजन नहीं। गुटों के बीच जो संतुलन बना के रखते थे, और पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में भी अगर उस राज्य से जुड़ा हुआ गुट है तो उसको संतुलन बना के रखते थे। वो फैक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस के अंदर मिस है। वेणुगोपाल नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से, उस तरह से जिनको टिकट दिलाया वो बुरी तरह हारे हैं कैंडिडेट। और वेणुगोपाल अपने आप में गुट बन गए हैं। अहमद पटेल अम्ब्रेला थे, उनकी छत्रछाया में हर राज्य के, हर स्टेट के, हर सेंटर की लीडरशिप पलती और पल्लवित और पुष्पित होती थी। लेकिन अहमद पटेल के नहीं होने की वजह से मेरे ख्याल से सुमित जी आप भी सहमत। जब मैं एक दो पॉइंट थोड़ा सा वो था, एक तो एकदम दो लाइन वाला रहेगा। एक तो नहीं, हार का और जो कांग्रेस का वो है, कांग्रेस को अपना बेस वोट ना, मुझे लग रहा है उसका एक लिमिटेशन है हरियाणा में, और अर्बन वोट्स में वो उसने बहुत ख़राब किया है। अर्बन जैसे 31 सीट्स है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, उसमें कांग्रेस का सीट घटी है, बीजेपी 21 to 21 ही है। करेक्शन कर दें, हाँ। 2014 से पहले हरियाणा में अर्बन पार्टी कांग्रेस थी, नहीं, मैं रूरल पार्टी इनेलो थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब बीजेपी ने जो वो कांग्रेस का वो वहाँ पे अर्बन का वो कैप्चर कर लिया है, वो कांग्रेस उसको दोबारा रिटेन नहीं कर पा रही है। वो हार की सबसे बड़ी, क्योंकि आप देखिए रूरल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अभी बीजेपी के इक्वल है। जो गैप डिफरेंस कहाँ आ रहा है वो अर्बन का आ रहा है, वहाँ कांग्रेस ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा जो एग्जिट पोल वाली बात है, ये सर्वे साइंस में आप सीट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ये तो क्या है, एक भी आम जनता जो समझती है उसको आपको वोट शेयर का प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, वो चाहती है सीट बताओ। तो सेफोलॉजिस्ट जो आप वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करते हैं, वो इंडिया जैसे देश में बहुत टफ काम है। आप पाएंगे नॉर्मली अगर आप फिर से एक एग्जिट पोल का एनालाइज करें तो ज़्यादातर जो +-3 का जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, वोट शेयर कांग्रेस बीजेपी के लोगों को आपको उसके करीब मिलेगा, उससे हल्का फुल्का थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन सीटों में आपको ज़बरदस्त उल्टा दिख रहा है। तो वो उसकी एक लिमिटेशन है। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी इतना मेच्योर होना चाहिए कि इतना इजी नहीं है, प्रेशर में बेचारे करते हैं और उस वजह से कई बार लगता है कि गलत हो गया। लेकिन आप वोट शेयर और जो सर्विस हैं जो उनको आज़ादी देता है +-3 की, और उस हिसाब से ज़्यादातर वो गलत नहीं होते हैं लोग। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी विषय के साथ, तब तक धन्यवाद। ये भी बोलिए शेयर कीजिए। ये अभिजीत सर बोलेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सूत्रधार हैं, लेकिन इनको ये नहीं कहना आता है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप तब तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। और कांग्रेसियों को तो ये जरूर देखना चाहिए वाला वीडियो।